हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी तक देखा था। अब इसके बाद नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज एक एक करके हम उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो रॉ मटेरियल में क्या था, रॉ मटेरियल जब हम ले रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं, उनको हमें हटाना है। तो किस टाइप से वो प्रेजेंट हो सकती है, पहला द रॉ मटेरियल इन विच द प्रिपेयर। हम रॉ मटेरियल जैसे ही लेते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज उसमें मिल सकती हैं, तो उन्हें अलग करना होता है। और इट इज देयर नेसेसरी टू एम्प्लॉय प्योर केमिकल। जरूरी होता है हमें कि हम प्योर केमिकल को ही यूज करें, रॉ मटेरियल जो हमारा है वो प्योर हो एकदम। अब इसमें इम्प्योरिटीज किस तरीके से आ सकती है, क्योंकि हम ये सोर्स है हमारे सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, तो ये किस टाइप से आ रहे हैं, किस टाइप से हमें मिल सकते हैं, हमारे केमिकल में कैसे इम्प्योरिटीज हमें मिल सकती है, ये इसमें देखा जा रहा है। इसमें ये नहीं देखा जा रहा कि हम कैसे हटा सकते हैं, ये नहीं देखा जा रहा, क्योंकि ये क्या है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी मतलब इम्प्योरिटी के स्रोत है कि कहाँ कहाँ से हमें मिलती है इम्प्योरिटीज। तो इसमें जो है जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन मैग्नीशियम क्लोराइड से करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें जो मैग्नीशियम सल्फेट हमें बनाना था, हमारा मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, लेकिन हमारा जो एक्स्ट्रा में क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, मतलब एक तरीके से साल्ट बन गया। हमें कंपाउंड ये चाहिए था, हम ये बनाना चाहते थे, इसलिए हमने कैल्शियम सल्फेट लिया और मैग्नीशियम क्लोराइड लिया और इसकी रिएक्शन करवाई, तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट तो मिला, लेकिन एक्स्ट्रा में हमें क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड। अब ये हमारा क्या है, ये एक तरीके से इम्प्योरिटी की तरह काम करेगी, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं थी। देखना यहाँ पर इम्प्योरिटी known to be associated with this chemical may be carried through the manufacturing process। हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते समय हम केमिकल में हमें इम्प्योरिटी मिल सकती है। वो कैसे, रॉक साल्ट जैसे साल्ट बन जाता है, वो अभी रिएक्शन से देखा कि मैं कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन करवा रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड से, तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट तो मिल रहा है जो हमें प्रिपेयर करना था, लेकिन इसमें हमें सोडियम क्लोराइड साल्ट, इसे साल्ट बोलते हैं, ये हमें एक्स्ट्रा में मिल रहा है, जो कि इम्प्योरिटी का काम। देखिए इसमें भी वही लिखा हुआ है, रॉक साल्ट कंटेंट स्मॉल अमाउंट में हमें साल्ट मिल रहा है, किससे, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाने से हमें सोडियम क्लोराइड रॉक साल्ट स्मॉल अमाउंट में मिल रहा है, जो कि क्या है, एक तरीके से इम्प्योरिटीज है। नेक्स्ट, कॉमनली हमें जो इम्प्योरिटीज मिलती हैं केमिकल रॉ मटेरियल में, वो कौन कौन सी होती हैं, आर्सेनिक की, लेड की, हैवी मेटल्स, ये इम्प्योरिटीज नॉर्मली फाउंड हो जाती है, मिल जाती हैं हमें रॉ मटेरियल में। तो नेक्स्ट है सेकेंड नंबर हमारा क्या था, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। आप लोगों ने पूरे 11 पॉइंट याद कर लिए होंगे। सेकेंड था रीजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब रीजेंट जो हम यूज कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, रीजेंट ऐसे होते हैं कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कुछ केमिकल्स होते हैं ये। अब जैसे रीजेंट, इफ आ रीजेंट, जब हम रीजेंट का यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो ये कंप्लीटली वॉश करने से रिमूव नहीं होते, या वॉश करने से रिमूव होते हैं तो इसके पहले केमिकल रीजेंट में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं, नॉट कंप्लीटली रिमूव बाय वॉश देयर फाउंड टू द एंट्री टू द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब अगर हमारे ये वॉश करने से कंप्लीटली रिमूव नहीं होते हैं तो क्या होगा, ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप में कोई इम्प्योरिटी पहुंच गई, अब वो सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके वो तो पहुंचती जाएगी। अगर हमने इंटरमीडिएट प्रोसेस में हमने उसे क्या किया, रिमूव नहीं किया, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल में हम जैसे ले ले, ammoniated mercuric may be prepared by adding the solution mercury chloride dilute ammonia solution। मतलब मर्क्यूरिक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की से रिएक्शन करवाते हैं तो
अमोनिएटेड मर्क्यूरी मिलता है हमें ये मिलता है। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो इसको हमने 50 ml हमने क्या लिया, मर्क्यूरिक क्लोराइड लिया, 50 ml हमने मर्क्यूरिक क्लोराइड ले लिया, और फिर 50 ml हमें क्या लेना था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है कि हम 50 ml इसको भी मेजर कर रहे थे, 50 ml इसको, लेकिन बाई चांस थोड़ा बहुत 1 ड्रॉप ही अगर डिफरेंस कर जाए, मिस्टेक हो जाए, जिससे क्या होगा, मान लो इसके पहुंच गए हमें 52 मॉलिक्यूल पहुंच गए। ml तो हमने 50 ml ही ले रहे थे, लेकिन इसके जो मॉलिक्यूल जा रहे थे वो अगर 52 पहुंच गए, इसके 50 ही पहुंचे, ये 50 मॉलिक्यूल ही पहुंचे, लेकिन इसके 52 पहुंच गए, तो क्या होगा, 50 और 50 तो रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन 2 मॉलिक्यूल हमारे बच गए, किसके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बच गए। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल बच गए हैं, तो ये उस सॉल्यूशन में मिलेंगे, तो ये एक तरीके से इम्प्योरिटीज हुई। जैसे द प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनियम मर्क्यूरी फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, कंटेन किससे मिला है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। द प्रेसिपिटेट जो हमारा मिल रहा है उसे वॉश करते हैं कोल्ड वाटर एंड रिमूव अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा मान कर चलते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कुछ मॉलिक्यूल इसमें है, तो उसे हम क्या करें, रिमूव करें। इफ और नॉट, अगर कंप्लीटली रिमूव नहीं होता है तो हम इसे वॉश करते हैं फिर वाटर से, ताकि फाइनल प्रोडक्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इम्प्योरिटी ना बचे। और वो बचती है तो क्या होगा कि हमारे ये इम्प्योरिटी फॉर्म में मिलेगी। तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है। तो इस तरीके से भी क्या होता है कि इम्प्योरिटीज इससे रिएजेंट के थ्रू हमें मिल सकती है। थर्ड हमारी क्या थी, थर्ड थी मेथड, जिस मेथड में हम प्रोसीजर में हम ये क्या करते हैं, केमिकल कंप्लीट, इस मेथड के थ्रू हम पूरी मैनी ड्रग एंड केमिकल यूजुअली कहाँ से, ऑर्गेनिक आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम डिफरेंट रॉ मटेरियल एंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। यहाँ पर पहले पॉइंट का मतलब क्या है कि बहुत सारी ड्रग्स बनाई जाती हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं, जो अलग अलग एक्शन के लिए होती हैं, इसलिए अलग अलग रॉ मटेरियल से बनाई जाती हैं, अलग अलग रॉ मटेरियल से भी बनाई जाती है और अलग अलग मेथड से भी बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, सम इम्प्योरिटीज, कुछ इम्प्योरिटीज जो मटेरियल में प्रेजेंट होती हैं, मटेरियल वो फिर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी पहुंच जाती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कहीं ना कहीं कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो जाती हैं, उसको हम इम्प्योरिटी लिमिट टेस्ट या फिर अदर प्रोसेस के थ्रू पता करके हम उसे रिमूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द टाइप ऑफ एंड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ड्रग एंड केमिकल। बहुत से टाइप की इम्प्योरिटीज अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होती है केमिकल में और जो ड्रग्स होती हैं। इन द सर्टेन ऑफ ड्रग मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस प्रोसीजर इन यूज विच इंटरमीडिएट कंपाउंड। यहाँ पर क्या आ रहा है, बहुत सारी सिंथेसिस होती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी सिंथेसिस के दौरान इसमें कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाए जिससे इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो। जैसे अब सिंथेसिस आप लोगों ने पढ़ाया था हमने कि स्टेप बाय स्टेप, हमने फर्स्ट केमिकल की रिएक्शन दूसरे केमिकल से कराई तो तीसरा सब्सटेंस आया, उस तीसरे पे फिर दूसरे की रिएक्शन करवाई तो हमारा अलग फिर एक प्रोडक्ट बना। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सिंथेसिस करते हैं तो मल्टीपल स्टेप होती है, बहुत सारी स्टेप होती है, तो ऐसा नहीं किसी एक स्टेप में कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी आ जाए, इसलिए
हम क्या करते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब बीच में कंपाउंड आधा बन चुका है, बीच में ही हम उसकी प्यूरिफिकेशन करना जरूरी होता है। इम्पोर्टेंट प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की इम्प्योरिटी करना इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज अगर इंटरमीडिएट में कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो क्या होगी, फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगी। हमारा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट तक इम्प्योरिटी पहुंच जाएगी अगर वो इंटरमीडिएट में प्रेजेंट होती है। इसलिए इंटरमीडिएट में उसका प्यूरिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट है यूजुअली साइड रिएक्शन, यूजुअली साइड रिएक्शन अकर डूरिंग द सिंथेसिस। अब सिंथेसिस हो रही है, सिंथेसिस हम करवा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम सिंथेसिस करा रहे हैं, जो कंपाउंड हमें चाहिए है उसके साथ साथ हमें साइड में दूसरी रिएक्शन हो जाए और एक अदर कंपाउंड स्मॉल अमाउंट में मिल जाए, वो क्या होगा, वो इम्प्योरिटीज कहलाएगी। जैसे हम मैग्नीशियम सल्फेट पिछले उसमें देखा था, मैग्नीशियम सल्फेट बना रहे थे, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ हमारा क्या NaCl बन रहा था, तो ये साइड में हो गया, ये हम बना रहे थे लेकिन ये हमारा बन गया, तो ये क्या हो गया, साइड में बन गया, तो ये इम्प्योरिटीज हो गई। इस तरीके से इम्प्योरिटीज ऑफ द प्रोडक्ट साइड रिएक्शन अकर, अभी जो बताया इम्प्योरिटीज साइड में प्रेजेंट हो सकती है। बहुत सारी नई इम्प्योरिटीज कंटामिनेशन होते हैं जो सॉल्वेंट में और रिएजेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसके कुछ स्टेजेस दिए रहते हैं, जो क्या होते हैं स्टेजेस, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, मतलब जैसे रिएजेंट है, reagent employ in the process, second है reagent add in remove impurities, solvent और action of solvent। इन वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे कि एक कि reagent employ in the process क्या होता है, reagent added to remove other impurity, solvent and action, ये हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या आता है, reagent employ in the manufacturing process। कोई भी reagent है वो अगर उसमें क्या हो, एल्कलाइन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जैसे कोई कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है, वो पहले से ही या उसकी रिएक्शन होने से उसमें कुछ अमाउंट में प्रेजेंट हो ही सकता है, अब उसको रिमूव किया नहीं जा सकता, तो ये इम्प्योरिटी कंसीडर की जाती है कि कितने परसेंट तक चल सकता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है प्रोसेस के लिए, मतलब सोडियम कार्बोनेट की प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। अब ये सोडियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बनता कैसे है, ये इंटरेक्ट करते हैं सॉल्युबल कैल्शियम और सॉल्युबल कार्बोनेट से, सॉल्युबल कैल्शियम और सॉल्युबल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने पर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो सॉल्युबल एल्कलाइन भी इसमें आ जाता है। एल्कलाइन मीन्स होता है बेसिक नेचर, बेसिक मतलब क्षार, तो इसमें क्षार भी प्रेजेंट होता है, इसके साथ ही आता है इसमें। तो ये क्या है, ये एक तरीके से इम्प्योरिटी है, ये वॉश करने से भी रिमूव नहीं होती है, तो ये एक इम्प्योरिटीज है जो कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेजेंट होती है। कौन सी, क्षारक नेचर मतलब बेसिक नेचर, सॉल्युबल एल्कलाइन। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट है reagent add and remove other impurities। टर्म से ही आपको समझ आ रहा होगा कि कोई ऐसा reagent ऐड करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस की इम्प्योरिटी को हटाने के लिए, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड यूज किया जाता है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऐड करते हैं, क्योंकि अगर सल्फाइड की मात्रा ज्यादा है, एक्सेस मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट में, सल्फाइड अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड यूज किया जाता है। लेकिन अभी हमने कहा जस्ट इसके साथ में क्या जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड में बेरियम प्रेजेंट होता है,
जिससे क्या होगा, बेरियम इम्प्योरिटी के रूप में चला जाएगा। हम एक इम्प्योरिटी को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए, मतलब एक्सेस अमाउंट में अगर सल्फेट है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या देते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, लेकिन वो उसके साथ साथ एक बेरियम चला जाता है, मतलब एक इम्प्योरिटी यहाँ पर चली जाती है। नेक्स्ट हमारा है सॉल्वेंट। नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंट। नेक्स्ट हमारा आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है मतलब किसी भी सॉलिड अमाउंट को सॉल्युबल कर दे, सॉल्यूशन बना दे, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इस जैसे हमारा सबसे चीपेस्ट होता है, मतलब सबसे सस्ता क्या होता है, चीपेस्ट मीन्स होता है सस्ता। सस्ता तो सस्ता सबसे ज्यादा हमारा कौन सा होता है, वाटर होता है, सबसे सस्ता होता है। तो वाटर सॉल्वेंट के रूप में यूज कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज आ सकती हैं, मिल सकती हैं, मतलब इसीलिए तो हम सोर्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज आती है, पहला टैप वाटर होता है, दूसरा सॉफ्ट वाटर आता है, तीसरा डीमिनरलाइज वाटर आता है, चौथा आता है हमारा डिस्टिल वाटर। सबसे पहला हमारा जो टैप वाटर होता है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोरीन, सल्फेट, कार्बोनेट, इन सब की इम्प्योरिटीज स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। टैप वाटर मीन्स एक कठोर वाटर में होता है ना, हार्ड वाटर, कठोर पानी बोलते हैं, कठोर जल। तो इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज इसकी प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हम अपने फाइनल प्रोडक्ट जैसे कोई प्रेसिपिटेट बनाते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल करते हैं और बनाते हैं, तो क्या होता है उससे हमारी, अगर इससे इस टैप वाटर से हम वॉश करते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट में। इसलिए हम इसको यूज इंडस्ट्रीज में और मैन्युफैक्चरिंग में नहीं करते हैं ना। तो इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कैल्शियम के प्रेजेंट है, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सारे एलिमेंट जो है वो इम्प्योरिटी के रूप में स्मॉल अमाउंट में टैप वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा आता है हमारा सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर जो होता है ये कहाँ से, ये भी टैप वाटर की एक प्रोसेस के बाद हम इसमें क्या करते हैं, टैप वाटर के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम जो कि जियोलाइट में फॉर्म हो जाता है, सोडियम हम इसको मिलाते हैं जो जियोलाइट में फॉर्म हो जाता है, सोडियम के थ्रू हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं डाइवेलेंट एंड कैटेंस, मतलब डाइवेलेंट जिसमें वैलेंसी 2 हो, जैसे कैल्शियम की 2 है, मैग्नीशियम की 2 है, इनकी वैलेंसी 2 है। तो ये डाइवेलेंट जितने भी आयंस होते हैं उन्हें रिमूव कर दिए जाते हैं, किसके थ्रू, सोडियम जो जियोलाइट फॉर्म कर लेता है, ये उसके थ्रू। लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें अभी भी सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम, क्लोरीन, आयन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। देखना, मैग्नीशियम फॉर्म टैप वाटर इन एक्सचेंज द सोडियम, सोडियम से एक्सचेंज हो जाएंगे आयंस ना। तो हमें किस चीज की कंटेंट, किसके मिलेंगे, इम्प्योरिटी हमें मिलेंगी सोडियम की, और क्लोरीन आयंस की इम्प्योरिटीज हमें। अब नेक्स्ट क्या है, डीमिनरलाइज वाटर। डीमिनरलाइज वाटर में हम देख रहे हैं क्या, ये ऑब्टेन बाय पास टैप वाटर। टैप वाटर के बाद का है, इसमें क्या है, ये थ्रू द कॉलम, मतलब कॉलम के थ्रू इसमें आयन को एक्सचेंज करके हम क्या करते हैं, जितने भी वाटर्स में आयंस हैं उन सब से फ्री कर दिया जाता है। तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट, ये सारे आयंस जो होते हैं इन सबको रिमूव करते हैं, जिससे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इन आयंस से फ्री हो जाता है। लेकिन इसमें फिर भी कोई ना कोई इम्प्योरिटीज बचती हैं, वो कौन सी बचती हैं, इसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज बचती हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक जो इम्प्योरिटीज होती है वो हमारी इसमें बच जाती है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट में हमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज मिलती है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज
मिल जाती हैं। तो डिमिनरलाइज वाटर में भी सारे आयंस इलेक्ट्रोलाइट बाहर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कौन सी इम्प्योरिटीज मिलती है, ऑर्गेनिक। लेकिन एक ये लास्ट जो हमारा डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर ये एक ऐसा वाटर है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है। ये कंसीडर किया जाता है अधिकतर इंडस्ट्रीज लेवल पे। ये वेरी कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है वो वाटर, क्योंकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है प्रेजेंट। सो नेक्स्ट हमारा चलता है, नेक्स्ट जो हमारा चौथा वाला है डी नंबर पॉइंट का। डी में एक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड रीजेंट ऑन रिएक्शन वेसल्स। इसमें क्या है, जैसे सॉल्वेंट है हमारा, रीजेंट है, केमिकल है, वो हम किसी बॉटल में भरते हैं ना, बॉटल, वेसल्स, कंटेनर, बॉक्स, इसमें अगर हम इसे भरते हैं तो उस कंटेनर से रिएक्शन तो नहीं कर रहा। जैसे बहुत सारे सिरप सर ब्राउन बॉटल में भरे जाते हैं ना, लिक्विड सिरप आप लोगों ने देखे होंगे, तो ब्राउन में क्यों रखे जाते हैं, ऐसा ना हो सनलाइट से वो रिएक्शन कर ले। ऐसे ये है कि अगर बॉटल खुद ही किससे, रीजेंट और सॉल्वेंट से रिएक्शन कर ले तो वहां पर भी क्या होगा, इम्प्योरिटीज जनरेट हो जाएगी। सो इसमें during manufacture process some of solvent reagent may be react with metal reaction। कोई भी वेसल से कर सकते हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं वो मेटल से कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इम्प्योरिटीज आ जाएगी हमारे फाइनल प्रोडक्ट में। फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, इम्प्योरिटीज आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, आयरन इज ऑल्सो कंटेन टू आर्सेनिक इम्प्योरिटीज। आयरन होता है उसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज मिल जाती है। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर टू आयरन वेसल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इसमें मैन्युफैक्चर किए जाते हैं आयरन वेसल्स में, इसमें आर्सेनिक और आयरन की इम्प्योरिटीज हो सकती है। जैसे हम कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मशीनों के थ्रू करते हैं, और मशीनों में क्या होते हैं, लोहे की बनी होती हैं, जो आयरन वेसल्स होती हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं आयरन की इम्प्योरिटीज मिल जाएंगी, इसलिए उन्हें क्या करते हैं हम, इसे आयरन फ्री किया जाता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कोई भी एटमॉस्फेयर मतलब हमारे वातावरण में कोई भी ऐसे एलिमेंट्स, डस्ट पार्टिकल, गैसेस बहुत सारी इन्वायरमेंट में घूम रही है ना, तो वो क्या होता है, इंडस्ट्रीज में तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, वहां पर वहां पर वो कंपाउंड हमारे गैसेस और जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारे कंपाउंड में मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा, वहां पर इम्प्योरिटीज जनरेट हो जाएंगी, इम्प्योरिटीज जनरेट हो जाएंगी। पहला क्या है, इन द इंडस्ट्रियल एरिया एटमोस्फेयर कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड मीन्स क्या होगा, कंटामिनेटेड मीन्स होगा अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कंटामिनेटेड अशुद्धियां प्रेजेंट होती हैं ना, तो वो किस टाइप से हो सकती हैं, वो हमारे डस्ट पार्टिकल के रूप में भी हो सकती है, डस्ट पार्टिकल के रूप में भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के फॉर्म में भी हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकते हैं, ब्लैक स्मोक के थ्रू, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में नॉर्मल गैस प्रेजेंट होती है। अगर अब ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कोई भी पार्टिकल या एयर का एक्सचेंज हो जाता है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है। इंडस्ट्रीज में एसेप्टिक एरिया बनाए जाते हैं, जिससे बाहर का एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट से ट्रांसपोर्ट ना हो, मतलब यहाँ की हवा वहाँ और वहाँ की हवा यहाँ ना आए, उनके में एसेप्टिक चैम्बर बनाए जाते हैं, ताकि ऐसा कुछ हो नहीं जिससे डस्ट पार्टिकल या कोई भी गैसेस वहां पर आए। लेकिन ऐसा हो सकता है, जिससे क्या होगा, वहां पर इम्प्योरिटीज हमें फाइनल प्रोडक्ट में मिल सकती हैं। अब कोई भी कंटामिनेशन, कोई भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन बना रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसके मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो और प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज आ सकती हैं।
There are many pharmaceutical products which are contain to manufacture contamination, atmosphere, carbon dioxide। हाँ, इसमें क्या बहुत सारे अब कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में होगी, वो तो कितना भी बंद कर लो, क्योंकि एम्प्लॉय वहां वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो एम्प्लॉय ही तो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, सांस के थ्रू थ्रू छोड़ते कौन है, ब्रीथिंग के थ्रू हमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ही तो छोड़ते हैं, तो वो हमारा उस एरिया में मिलना आसानी से मिल जाएगा। अब वो मिलता है तो क्या होता है, जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब कर लेगी, तुरंत उसके साथ रिएक्शन कर लेगी तो इसमें हमारा कोई तीसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए देखिए ये हमारे कोई ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करके क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट बना लिया, इसने बना लिया। तो अब क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट तो हमारे लिए इम्प्योरिटी हो गई ना, इसीलिए इसको IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसको 3% तक हम कंसीडर कर सकते हैं, इससे ज्यादा होगा तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो जाएगी तो वो हमारा क्या होगा, रिएक्शन करेगी, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेगी, तो रिएक्शन हो जाएगी, तो सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसकी इम्प्योरिटीज भी आ सकती हैं। 6 पॉइंट हमारा आता है, 6 पॉइंट में डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डिफेक्ट, अब डिफेक्ट वर्ड से हम समझेंगे क्या है। डिफेक्ट वर्ड का मतलब आता है यहाँ पर कि कोई भी चीज हम बना रहे हैं उसमें कोई डिफेक्ट ना रह जाए, ब्लॉकेज ना हो जाए। जैसे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं कोई चीज ना, जैसे हम अपने एग्जांपल लें, हम लड्डू बना रहे हैं, तो अगर हमें उसे जितना मिक्स करना है उसे अगर प्रॉपर मिक्स किया तो उसका एक शेप अच्छा आएगा, है ना, प्रॉपर बनेगा, ब्रेकेज नहीं होगा, है ना, टूटेगा नहीं जल्दी जिस तरीका। तो इसलिए मिक्सिंग हमें करना प्रॉपर जरूरी है। नॉन अधरेंस मतलब हमें अगर उसमें जितना चाशनी मतलब ना सीरा होता है शक्कर का मिलाना है, तो वो प्रॉपर अमाउंट में मिलाएं जिससे उसमें क्या है, स्टिकीनेस प्रॉपर आए। ज्यादा हो गया तो वो स्टिक करने लगेगा और कम हो गया तो उसमें एक स्टिक करेगा नहीं। तो यही चीज आती है कि हम अगर मान लो टेबलेट बना रहे हैं तो उसका क्या होगा, उसकी मिक्सिंग प्रॉपर हो। मिक्सिंग के साथ साथ अगर नहीं होती है, इनकम्प्लीट रह जाती है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर इम्प्योरिटीज आ सकती है। नॉन अधेरेंस मतलब अगर जो अधेरेंस ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे डाई और पंच में स्टिक करने लगेगा पाउडर, और इसका प्रॉपर टेम्परेचर हमें देना है, प्रॉपर प्रेशर देना है, pH प्रॉपर होना चाहिए, जिससे रिएक्शन की कंडीशन प्रॉपर हो सके। अगर ये सब कुछ हम प्रॉपर नहीं करते हैं तो क्या होगा, एक तरीके से कंपाउंड में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम देख लें, एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं क्या कि जिंक ऑक्साइड है, हम जिंक ऑक्साइड को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड को हम बना रहे हैं, जिंक ऑक्साइड को बना रहे हैं तो इसमें क्या है, जिंक प्रिपेयर कर रहे हैं किसके थ्रू, हम मेटेलिक जिंक ले रहे हैं, मेटेलिक जिंक लेकर क्या करते हैं, इसको एयर पास करते हैं, इसमें करंट एयर लगती है, बर्न किया जाता है, हीट प्रोवाइड किया जाता है एक प्रॉपर अमाउंट में, तब ये क्या होता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। मेटेलिक जिंक लिया हमने, इसमें क्या किया, एयर दी, एयर दी और इसको बर्न किया, जिंक को वेपर बर्न दिया, जिससे क्या हो जाएगा, ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। अगर हम अब इसमें गलती क्या करते हैं, लेस हीट, कम हीट दे, कम एयर दे, दोनों कम देंगे तो जिंक मेटल जो है वो कंप्लीटली जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, कंप्लीटली जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, जिससे फाइनल प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड क्या है, कंटेंट स्टिल हो जाएगा, मतलब मेटेलिक जिंक की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रह जाएंगी।
तो यहाँ पर आपको समझ आया कि इम्प्योरिटीज कैसे बच रही हैं हमारे इसमें डिफेक्ट। हम कहीं कोई भी मिक्सिंग में, एडरेंस में, कोई भी कंपाउंड मिलाने में अगर इम्बैलेंस कर देते हैं तो क्या होता है, वहां पर इम्प्योरिटीज रह जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू जिंक ऑक्साइड बनाना था, हमने मेटेलिक जिंक लिया, उसमें क्या किया, एयर प्रोवाइड की, वेपर्स के थ्रू बर्न किया उसे, और उसके बाद वो हमारा जिंक ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर हमें मिल रहा है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। बट अगर हमारी गलती क्या हो जाती है, हम क्या करते हैं इसमें लेस हीट या लेस एयर, कम हीट कम एयर देते हैं, तो ये जिंक मेटल है जो वो कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा जिंक ऑक्साइड में, जिससे हमारे जिंक मेटेलिक जिंक की इम्प्योरिटी फाइनल प्रोडक्ट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तो इसमें क्या है, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में। जैसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, हमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड करने थे, वो हमने ऐड कर दिए। अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट मतलब फाइनल की ओर हम जाने ही वाले थे कि हम बीच में क्या करते हैं, बीच में ही हम प्रोडक्ट को चेक करते हैं, क्योंकि बीच में कोई इम्प्योरिटी तो नहीं, हमने हो सकता है हमने रॉ मटेरियल अच्छा लिया, केमिकल सारे अच्छे लिए, सब कुछ हमने वेस्ट लिया, मेथड यूज सही की, फिर भी इंटरमीडिएट में बीच में कोई इम्प्योरिटी आ जाए तो उसको अलग करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हमारी वही इम्प्योरिटी फाइनल प्रोडक्ट में पहुंच जाएगी। तो इंटरमीडिएटली कैसे हमें इम्प्योरिटी मिल सकती है, देयर आर सम इंटरमीडिएट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। बहुत जगह पर क्या होता है, सब कुछ टाइम कभी कभी इंटरमीडिएट की भी हमें इम्प्योरिटीज मिल जाती है, सम टाइम कैरी टू द फाइनल प्रोडक्ट इम्प्योरिटी, है ना। सेकंड पॉइंट में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लिखा। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे एग्जाम पोटेशियम आयोडाइड प्रिपेयर कर रहे हैं किसके, आयोडीन के रिएक्शन करा के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ये पोटेशियम हाइड्रो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये आयोडाइड है। आयोडाइड कैसे, हमारा KOH जो है, KOH ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमारा बनता है पोटेशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड बनता है। अब ये प्रोडक्ट हमारा बना, लेकिन हमें बनाना क्या है, पोटेशियम आयोडाइड बनाना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसकी फिर रिएक्शन करवाते हैं चारकोल, मतलब कार्बन से चारकोल से रिएक्शन करवाएंगे। अब इसकी रिएक्शन करवाने से हमें क्या मिलता है ना, हमें क्या मिला, हमें मिला कि पोटेशियम आयोडाइड मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गया, बस पोटेशियम आयोडाइड मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गया। ये हमारी रिएक्शन हो गई, है ना। इस तरीके से हमें क्या हुआ, जैसे ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयोडाइड के साथ रिएक्शन हुई तो पोटेशियम आयोडाइड बना, और थर्ड हमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना वो क्या है, KIO पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड। अब ये इसकी रिएक्शन हम वापस से किससे कराते हैं, चारकोल से कराते हैं, कार्बन से करवाते हैं, जिससे हमें आयोडाइड मिलता है। अब हमारे किस तरीके से इम्प्योरिटीज आ सकती है, इन दिस प्रोसेस इफ अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट potassium iodide is not completely convert iodide। अब ये जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट बना था पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड, ये अगर प्रॉपर पोटेशियम आयोडाइड में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसकी कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज हमें मिलेंगी। इसीलिए इंटरमीडिएट भी हमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज दे सकता है, तो यहाँ से भी इम्प्योरिटीज आ सकती है। मतलब पोटेशियम आयोडाइड जो है, आयोडाइड ऑक्साइड है KiO3, ये प्रॉपर अगर आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड में कन्वर्ट नहीं होता है तो क्या होगा, ये इसकी इम्प्योरिटीज कैरी हो जाएंगी, मिल जाएंगी हमें फाइनल प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज
कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन में क्या होता है कि जैसे हम कोई भी क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस जो होता है उसे, कोई भी केमिकल है हमारा जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या है, नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे हम किसी भी स्टोर करते हैं हम पॉलीथीन में, प्लास्टिक में, आयरन के वेसल्स में, स्टेनलेस स्टील में, ग्लास में, अलग अलग स्टोरेज करते हैं। जैसे आप लोगों ने सिरप मार्केट में आते हैं, टेबलेट आती हैं ना, आप देखते हैं कि किस तरीके से उनकी पैकेजिंग, आप वही स्टोर कर रहे हैं तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो मटेरियल जो है वो रिएक्ट कर जाए, उसकी क्वांटिटी, उसका नेचर मटेरियल का, उस जो स्टोरेज कर रहे हैं जिस कंपाउंड में, जिस कंटेनर में, जैसे जिस वेसल्स में हम क्या करते हैं, इन्हें स्टोर करते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल यूज टाइप स्टोर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, आयरन वेसल, स्टेनलेस और एल्यूमिनियम, इनमें स्टोर करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो रिएक्ट कर जाए, रिएक्टिव ऑफ सब्सटेंस विथ मटेरियल, स्टोरेज वेसल्स, प्रोडक्ट इम्प्योरिटी इन फाइनल स्टोर मटेरियल, लास्ट मटेरियल में इम्प्योरिटीज आ सकती हैं, और ये आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मटेरियल जो कंपाउंड है ये डायरेक्ट हो सकता है मार्केट में ही अपलोड, इसलिए पहले से ही जो जिसमें स्टोर करना है उसकी प्रॉपर चेकिंग हो जाती है कि वो जो मटेरियल है उसका नेचर जैसा है, उसके सामने वाले जो प्लास्टिक पॉलीथीन इनमें है इससे रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, इसकी चेकिंग पहले ही हो जाती है। तो यहाँ से इम्प्योरिटीज आ सकती हैं बहुत केसेस में। नेक्स्ट ये है हमारा लास्ट है, एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन, डेलिबरेटेड एडल्ट्रेशन विथ स्पोरियस एंड यूजलेस मटेरियल। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें ये है कि कोई भी एक्सीडेंटल कोई सब्स्टिट्यूशन ऐड हो जाए, हमें मालूम नहीं है और ऐड हो गया तो, और डेलिबरेटेड मीन्स होता है जानबूझकर, एडल्ट्रेशन मीन्स होता है मिलावट, कोई भी मिलावट हम कर रहे हैं तो इस तरीके से, मतलब इट इज पॉसिबल टू अवॉइड एक्सीडेंटल, बहुत केसेस में हम ये करते हैं कि ये जो एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन है वो ना हो, अवॉइड करें, बाय स्टोर द टॉक्सिक सब्सटेंस टुगेदर, इसको हम क्या करेंगे, सेपरेटली रखेंगे, लॉक करके रखेंगे, कपबोर्ड मतलब अलग, चैम्बर में अलग, अलमारी में, इस तरीके से हम कपबोर्ड अलग, सेपरेटली अलग लॉक करके रखेंगे। मैनी फार्मास्यूटिकल केमिकल एडल्ट विथ चीपेस्ट सब्सटेंस, बहुत सारे कंपनीज क्या होते हैं कि ऐसा करते हैं कि जो एक्सपेंसिव है, जैसे पोटेशियम क्या है, ये एक्सपेंसिव है, इसका एडल्ट मतलब मिलावट, इसका मीन्स होता है मिलावट, इसका मीन्स होता है मिलावट, तो हम मिलावट करते हैं, पोटेशियम है जो महंगा है उसमें सोडियम ब्रोमाइड मिला देंगे, इसकी जगह पर, तो ये क्या है, ये चीपेस्ट है, सस्ता है, इसकी जगह मिला दिया, मतलब बहुत सारी जगह पर फार्मास्यूटिकल केमिकल इंडस्ट्रीज में एडल्ट करने के लिए एक्सपेंसिव मटेरियल की जगह चीपेस्ट सब्सटेंस मिलाते हैं, तो वहां पर भी इम्प्योरिटीज आ सकती है। इस तरीके से हमने पूरी इम्प्योरिटीज के पॉइंट कवर किए। अब देखेंगे हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले वाला पॉइंट था हमारा रॉ मटेरियल के सोर्स थे हमारे कौन कौन से थे, सबसे पहले था रॉ मटेरियल, सबसे स्टार्टिंग, प्रेजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, मेथड ऑफ प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन, इंटरमीडिएट, डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड, एडिक्वेट स्टोरेज कंडीशन, डिकम्पोजिशन और एक्सीडेंटल, इनको हमने नेक्स्ट पॉइंट में कवर किए हैं पर्टिकुलर कि रॉ मटेरियल में क्या है, किस तरीके से इम्प्योरिटीज आती है, रिजेंट के थ्रू किस तरीके से आती है, मेथड में देखा हमने, मेथड में 4 पॉइंट हमारे थे कवर हुए, पहला रीजेंट मतलब कार्बन डाइ कैल्शियम कार्बोनेट में पहले से ही एल्काइल सॉल्वेंट होता है, रीजेंट को रिमूव करने के लिए
है ना। इस तरीके से हमने जो सारे पॉइंट कवर किए हैं, तो आप लोगों के लिए ये मैटर भी बहुत अच्छा है। आप इसको यूज नोट्स बना सकते हैं और इसको याद कर लेना। फर्स्ट सेमेस्टर में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है 100% पे ये क्वेश्चन बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर में आता ही है, इसलिए इसे आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट हम लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर।